नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा और अगले हफ्ते के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। और आपकी तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च, अलग अलग खबर बताने के लिए। देवांशी, वरुण, सृष्टि, कुशल से हम जानेंगे बाजार का पूरा एक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट के लिहाज से कैसा रहा। तो बाजार में आज जोरदार मुनाफा वसूली। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट के लिहाज से कैसा रहा। तो बाजार में आज जोरदार मुनाफा वसूली हुई। ऊपरी स्तर से निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से करीब करीब 1000 पॉइंट की गिरावट दिखी। बाजार में आज कारोबार की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन सभी संकेत भी अच्छे थे। ग्लोबल बाजारों में भी तेजी थी, लेकिन ये तेजी आखिर आते आते गिरावट में तब्दील हो गई और ये तेजी कंटिन्यू नहीं रह पाई। और अब आपको दिखाते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। ये जरा आंकड़ा आप देख लें। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 943 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 164 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार में इतनी तगड़ी मुनाफा वसूली आखिर आई क्यों। क्या जबरदस्त दिन था भारतीय बाजारों के लिए आज। जिस तरह से शुरुआत हुई, ऐसा लगा कि लाइफ टाइम हाई की तरफ बाजार दौड़ कर जाने वाले हैं, कुछ नए रिकॉर्ड बन जाएंगे और बड़ी दमदार शुरुआत हो भी क्यों ना। कल जब छुट्टी थी तो परसों रात को अमेरिकी बाजार में पौने 500 पॉइंट की तेजी हुई। कल फिर से वहाँ पर बाजार यानी कि 2 दिनों में 650-700 पॉइंट डाउ चढ़ गया। डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे, तो इतने तगड़े ग्लोबल संकेतों के बीच में बाजार को भागना तो तय था और इसीलिए मजबूत शुरुआत हुई। लेकिन मिड सेशन में जो अचानक से प्रॉफिट बुकिंग जोर से आई, ये किसी के समझ में नहीं आया। वैसे पिछले 4-5 सेशन से बल्कि थोड़े ज़्यादा एफआईज लगातार बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, तो वो डर तो हमेशा है। लेकिन ऐसा लगा कि इतने मजबूत ग्लोबल संकेतों के बाद तो वो खरीदेंगे। लेकिन उसके विपरीत आज फिर से ऊपर के लेवल्स का फायदा उठा के एफआईज ने दबाकर तगड़ी बिकवाली की, सप्लाई पूरी हर एक लेवल पर। और दिन के निचले स्तरों की तरफ जाकर बाजार बंद हुए। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ और बैंक निफ्टी तो जो हाई बनाया उससे 1000 पॉइंट नीचे बंद हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त बिकवाली का दबाव था। तो फर्स्ट हाफ में सुबह जो मूड माहौल था बिल्कुल बदल गया दोपहर तक। और न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक तरह के शेयरों में आज अच्छी तगड़ी बिकवाली आती थी। कि थोड़े बचे तो सरकारी कंपनियों के शेयर और स्पेशली ऑयल एंड गैस वाले और जिन कंपनियों में बड़े डिविडेंड आ रहे हैं वही थोड़े मजबूत थे। इसके अलावा तो लगातार प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली सभी लेवल पर आपको आती हुई दिखी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक अच्छा मजबूत सेशन मिल सकता था बाजारों को, उसका प्रयास भी हुआ। लेकिन फाइनली हफ्ते के आखिरी दिन हम तेज़ी बरकरार नहीं रख पाए और अब तक जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा है, गैप से खुलते हैं, बिकवाली आती है। बस यही था कि आखिरी आधे पौने 1 घंटे में रिकवरी आती है। आज भी कोशिश हुई लेकिन उतनी दमदार रिकवरी नहीं हुई। राहत की बात एक ही है कि हम निफ्टी पर 15,000 के ऊपर बंद हुए और बैंक निफ्टी पे 35,500 के आसपास। तो कमज़ोर तो बंद हुए हैं लेकिन बहुत ख़राब नहीं, बस उतना ही एक रिलीफ वाली बात है। तो एक कह सकते हैं कि अच्छा ट्रेडिंग सेशन तो बिल्कुल नहीं। हमने ग्लोबल मार्केट्स की 2 दिन की तेजी को पूरा गंवा दिया। और अब आपको बताते हैं कि क्योंकि आज का बाजार बहुत दिलचस्प रहा, शुरुआती दौर में एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा था और जो बात अभी सर ने बताई कि लग रहा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने अचानक यू टर्न लेकर के सबको चौंका दिया। तो अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आज पूरे दिन आखिर मार्केट में जो एक्शन हुआ है वो किस तरह से आगे बढ़ा है। डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुशल, बताइए पूरे दिन का मार्केट का एक्शन कैसा रहा है। जी,
तो आज बाजारों में ऊपरी स्तरों से हमें गिरावट देखने को मिली। सुबह की शुरुआती सत्र में जो तेजी बनी थी, बाजार लगातार वहां पर लूज आउट करते हुए नजर आया। और यहां पर निफ्टी में गिरने वाले शेयरों को अगर आप देखेंगे तो उसमें बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स जो इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक्स थे वो काफी नेगेटिवली ट्रेड करते हुए नजर आए। पर चढ़ने वाले शेयरों में जो ऑयल एंड गैस स्पेस से कुछ एक स्टॉक्स थे, जिसमें BPCL, IOC जैसे स्टॉक्स जो थे वो फ्रंट रनर निकल कर आए। ऑटो स्पेस सबसे ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखा, जिसमें TVS मोटर, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में बिकवाली नजर आई। साथ ही बैंकिंग इंडेक्स जो था वहां पर भी गिरावट थी और बैंकिंग लूजर्स जो थे वो PSU और प्राइवेट बैंक दोनों से हमें देखने को मिले। साथ ही अगर आप NBFCs की भी बात करेंगे तो वहां पर भी गिरावट रही, जहां पर अगर आप देखें तो IB हाउसिंग फाइनेंस टॉप लूजर निकल कर आया। मुथूट फाइनेंस, M&M फाइनेंस जैसे शेयरों में भी बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिला। फार्मा स्पेस में भी गिरावट रही और सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स जो थे वो टॉप लूजर्स थे। साथ ही अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करें तो आज के 2000 में अनिल जी ने आपको डेल्टा कॉप रेकमेंड किया था। 9 से 10% की इंट्राडे अपमूव यहां पर आती हुई नजर आई। साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर जय की तरफ से राय थी, 3-3.5% की तेजी यहां थी। टाटा पावर और सिंजिन भी आपको रेकमेंड किए गए थे हमारे एनालिस्ट द्वारा। बट ओवरऑल बाजार का अगर आप देखें तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जो मोमेंटम था वो गिरावट का था। तो ये पूरा एक्शन आज के बाजार का। लेकिन अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं संदीप जैन साहब, ट्रेडसूट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज के बाजार ने तो लोगों को चौंकाया कि तेजी दिखाकर और फिर मार्केट ने जो यू टर्न लिया, उसके बाद मार्केट की चाल अचानक बदली, तो लोगों ने इस बड़ा सरप्राइज तरीके से इसको देखा है। लेकिन अब मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला है, और मंडे को पहला सवाल तो ये कि मंडे को मंडे के लिए कौन सा ट्रेड लिया जाए, और मंडे को पोजिशनल ट्रेड कौन सा लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए आज DIIs, FIIs ने भी कैश मार्केट में दोनों ने सेलिंग की है। लाइफ टाइम हाईज जैसे अनिल जी ने कहा कि छूने की पूरी तैयारी थी मार्केट की, बट फिर भी गया नहीं। और रिलायंस और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने पार्टी ऊपर बने आई थिंक, और वहां पूरी पार्टी खराब हो गई जो आज तेजी की थी। और फिर उसके बाद जो दूसरा था, ट्रेजरी यील्ड्स भी शार्पली राइज किए हैं, एंड कुछ अभी इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। बट सो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल थोड़ा सा कॉशियस है मार्केट, और ऊपर के लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइफ टाइम हाइज के पहले 15, 200, 300 लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो थोड़ा कॉशियसली ही मूव करना चाहिए मार्केट में। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉल्स ऐसे हैं जो कि हर टाइप के मार्केट में चलेंगे, और ऐसा लगता है भारतीय एयरटेल FNO पिक में मैं लेके आया हूं, जो कि अच्छा आज परफॉर्म कर रहा था। मार्केट टूटा तो भी अपने लेवल्स पे कायम था 524 के, क्योंकि ओवरऑल पहले से ही करेक्टेड है ऊपर के लेवल से। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भारतीय एयरटेल को इंट्राडे पिक के तौर पे लिया जा सकता है, और 540 का टारगेट लगाए और छोटा स्टॉप लॉस 515 का लगाए। और दूसरा मैं इंट्राडे कैश पिक के तौर पे अगेन AIA इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया लगता है। 1922 के लगभग क्लोजिंग हुई है, 1990 का टारगेट, और 1970 और 1990 का टारगेट लगाएं। और जो पोजिशनल पिक के तौर पे मैं वो कॉल लाया हूँ वो है FDC। मुझे लगता है थोड़ा डिफेंसिव पे भी ध्यान देना चाहिए। कुछ दिनों से फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, और मिड कैप फार्मा में FDC मैंने पहले भी रेकमेंड किया काफी बार, और ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे। तो 290 के लगभग क्लोजिंग हुई थी, 330 का टारगेट और 270 का स्टॉप लॉस। जी ओके, तो ये आपके लिए ट्रेड जहां पर आप मंडे को प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेडिंग की और आगे की ट्रेडिंग की। चलिए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि IDBI बैंक के PCA से बाहर होने के बाद क्या इंपैक्ट हुआ है। ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताइए देवांशी। IDBI बैंक के लिए आज एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी, यानी कि RBI ने IDBI बैंक को PCA श्रेणी से बाहर कर दिया। अब जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, इसके चलते काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं बैंक पर, लेकिन अब वो जितनी भी पाबंदी थी वो हटती हुई दिखी, और इसी के चलते ये पॉजिटिव खबर है। मई 2017 में ये बैंक PCA में एंटर होता हुआ दिखा था। इसके काफ़ी ज़्यादा ग्रॉस NPAs थे, और साथ ही काफ़ी घाटा भी करता हुआ दिखा था। रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, और इसी के चलते ये PCA में एंटर करता हुआ दिखा था। RBI ने इसको PCA श्रेणी में डाला था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें लगातार सुधार आता हुआ दिखा, और हमने ये जो टर्न अराउंड है इस बैंक में वो LIC के जो इन्होंने हिस्सा खरीदा है उसके बाद आता हुआ दिखा।
मैं आपको बता दूं कि FY20 के चौथे तिमाही में पहली बार करीब 14 या 15 क्वार्टर के बाद हमने देखा कि इस बैंक ने मुनाफा दर्ज किया था करीब 135 करोड़ का, और उसके बाद लगातार इस बैंक ने सुधार दिखाया है। अगर आप पिछली तिमाही की बात करें तो हमने देखा है कि 378 करोड़ का मुनाफा बैंक की तरफ से आता हुआ दिखा था, और यही नहीं, जो ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज हैं उसमें भी 30 गिरावट आती हुई दिखी, और इसी के चलते अब वो पीसीए से बाहर होता हुआ दिखा है। आने वाले समय में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती हुई दिखेगी, और इसी के चलते वो पीसीए से बाहर निकलता हुआ दिखा है। अब इसके अलावा आप देखिए जितनी भी 3 और बैंक्स हैं जो ऑलरेडी पीसीए में हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि अब आईडीबीआई बैंक बाहर निकल गया है तो ये 3 बैंक्स भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब इसका भी क्राइटेरिया पूरा होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और साथ ही आईओबी, ये 3 बैंक्स हैं जो कि पीसीए की श्रेणी में फिलहाल हैं, लेकिन इसके भी ग्रॉस एनपीएज और साथ ही नेट एनपीएज में लगातार सुधार होता हुआ दिखा है। अगर आपको पीसीए में कोई भी बैंक रहती है तो 6% से ज़्यादा नेट एनपीएज होते हैं बैंक्स के, और साथ ही रिटर्न ऑन असेट्स लगातार 2 साल के लिए अगर नेगेटिव होते हैं तो पीसीए श्रेणी में आता है, लेकिन लगातार सुधार इन तीनों बैंक्स में भी आता हुआ दिखा है। तो अब माना यही जा रहा है कि सारी बैंक्स की जो निजीकरण है उसमें काफ़ी आसानी होती हुई दिखेगी और सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। तो इन ऑल आप देखिए ये सारे बैंक्स पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखे, स्पेशली आईडीबीआई बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि गेमिंग कंपनियां क्यों फोकस में हैं, और ये बताने के लिए कुशल हैं। कुशल बताइए। जी, तो आज गेमिंग रिलेटेड स्टॉक खासकर डेल्टा कॉप जो है वो काफी फोकस में था। आप देखिए 9-10% की इंट्राडे अपमूव आप इसमें हमें देखने को मिली, और ये इसलिए क्योंकि आप देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट ये इंटरैक्टिव गेमिंग और गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम में इनका कारोबार है। ये इनका जो आईपीओ है ये 17 मार्च को खुलने जा रहा है और 19 मार्च तक ये खुला रहेगा, और कंपनी आप देखिए अपने निवेशकों को काफी बेहतरीन रिटर्न्स देती हुई आई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सन 2000 में ये कंपनी बनी थी, और उसके बाद आप देखिए पिछले 15 सालों में 70 गुना से भी ज्यादा के रिटर्न इसने दे दिए हैं। इनफैक्ट अगर आप अनलिस्टेड मार्केट की बात करें तो जून 2020 में जहां पे इसकी प्राइसिंग 400 से 450 रुपए थी, उसके मुकाबले 1400 से 1450 रुपए अब अनलिस्टेड मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला की भी अगर आप देखें तो सितंबर में जब हमने इनके फिगर्स देखे थे तो करीब 11.5% की हिस्सेदारी थी। साथ ही आईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड की भी करीब 12% हिस्सेदारी है एज ऑन मार्च 2020। इनफैक्ट जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो भी पेंडेमिक के दौरान काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आए, क्योंकि FY20 तक अगर आप देखें तो 4 करोड़ थे, उसके मुकाबले 9 मंथ्स FY21 में ऑलमोस्ट 6 करोड़ इनके मंथली एक्टिव यूजर्स जो है होते हुए नजर आए हैं। यही नहीं, एक और कारण भी था। अगर आप खासकर रॉब्लॉक्स की बात करें तो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी बुधवार को, वहां पर 54% के गेन के साथ यहां पर बंद होते हुए नजर आए थे। और अब वैल्यूएशन देखिए, यहाँ पर 2020 की शुरुआत में जहाँ $4 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन थी, उसके मुकाबले जब इसका आईपीओ और जब ये लिस्टिंग हुई तो ऑलमोस्ट इसकी जो वैल्यूएशन है वो $44 बिलियन पर जा पहुंची थी, यानी कि लगभग 11 गुना का उछाल इनकी वैल्यूएशन में आता हुआ नजर आया। और डेल्टा कॉप का भी कनेक्शन जो है अब ऑनलाइन गेमिंग के साथ भी बढ़ रहा है, जिसमें अगर आप देखें स्पेसिफिकली 2017 में डेल्टा कॉप ने ऑनलाइन गेमिंग में एंट्री की है, और इसी वजह से आप देखिए डेल्टा कॉप भी काफी बड़ी फोकस में रहा है, और यहां पर भी राकेश झुंझुनवाला की करीब 7.5% हिस्सेदारी है। ओके, डिटेल में कुशल ने बताया और डेल्टा कॉप का भी जिक्र किया। आपका क्या आउटलुक है सर डेल्टा कॉप पे, संदीप जी? या देखिए काफी माहौल बन गया है, और जब भी कोई एक बड़ा आईपीओ आता है और नजारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, गेमिंग वैसे भी काफी फ्लेवर में है, गेम स्टॉप की वजह से नहीं, बट ओवरऑल गेमिंग एज अ टेक्नोलॉजी और ओवरऑल जिस तरीके से न्यू जनरेशन जिस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज को और इन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करती है, तो मुझे लगता है देखिए डेल्टा कॉप आज अनिल जी ने बहुत जबरदस्त लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया और बहुत अच्छे पैसे भी बने हैं लोगों के। तो और ऑनलाइन गेमिंग और ऑफलाइन कैसीनोज और सारी चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें, और बाकी मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में और भी माहौल बनेगा, और हो सकता है और भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, और जिस तरीके से बाहर वैल्यूएशंस मिल रहे हैं देखते हुए तो लगता है कि यहाँ पे और एक तेजी बन सकती है आने वाले दिनों में, और नजारा टेक्नोलॉजीज में मुझे लगता है एज एन आईपीओ सर्टेनली काफी एक्शन में रहे। ओके जी, और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश
शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, मंडे को ऑप्शंस में ट्रेड का कहां पर ऑप्शन बनेगा? जी नमस्ते मृत्युंजय, आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को। अभी जो मार्केट ऊपर खुल के जो नीचे बंद हुआ है तो उससे काफी लोग मायूस हुए हैं और लोगों के प्रॉफिट आधे रह गए हैं और जो स्टॉक ले रखे थे समझेंगे पहले बेचा नहीं, अब उस दृष्टि से मेरे ख्याल से थोड़ी सेलिंग की लोगों की बनी है, मूड बना है ऐसा लगता है। मैं मानता हूं कि ये जो करेक्शन आज आया है ऊपर से, इस तरह के करेक्शन कई बार आए हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन इनको अगर आप 10-15 दिन की अवधि को देखें तो ये उनके बाद ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। आपके 15-20 दिन का भी अगर आपके पास व्यू है तो आप इस दृष्टि से लेके चलें। फिलहाल मैं एक ही ऑप्शन लेकर आया हूँ सोमवार के लिए और वो है टाटा केमिकल्स। तो टाटा केमिकल ऐसी कंपनी है जो अपने रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इनके अलावा जो उनके प्रोडक्ट्स है वो अच्छा कर रहे हैं और जो आगे चल के इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए जो कुछ भी काम हो रहा है उसके चलते हुए ये थोड़ा आगे चल रहा है स्टॉक। रिजल्ट बाद में आएंगे लेकिन स्टॉक जरा भाग रहा है। फिर भी मैं समझता हूँ कि जो चल रहा है वही चल सकता है, तो उस दृष्टि से आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 800 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे, जो 24 रुपए पे बंद हुआ है। स्टॉप लॉस रखे इस पर 17 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 36। दो की बजाय एक ही ऑप्शन दे रहा हूँ और ये भी उसी तरह से कि अगर सोमवार को अनिल जी बुसुए बोलते हैं कि मार्केट ठीक है आप ले सकते हैं तो ही ये ऑप्शन दिया जाए और वो भी स्टॉप के साथ। धन्यवाद, एंजॉय योर वीकेंड, जय हिंद। अब जरा गौर से सुनिए कि सोमवार के लिए और अगले पूरे हफ्ते के लिए अनिल जी क्या स्ट्रेटेजी बाजार पर बता रहे हैं। चलिए, जब हम सोमवार को खुलेंगे तो हमारे लिए डाउ आज किस तरह का रहता है, डाउ के साथ नेस्डेक भी, आजकल गिरावट वहाँ ज़्यादा हो रही है, वो भी देखना होगा। डाउ फ्यूचर्स का उस वक्त क्या हाल होगा। लेकिन जब बंद हुए तो उस समय डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, कोई खास बदलाव नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी बाजारों से ज़्यादा संकेत नहीं मिलेंगे और बॉन्ड यील्ड देखने होंगे 1.60 के आसपास, 1.6 के आसपास अमेरिका में बॉन्ड यील्ड चल रहे हैं, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये संकेत तो होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज देखने वाली बात ये होगी सोमवार को, वो ये कि आज के सेशन में एफआईज ने कितनी बिकवाली की है। अगर वो बिकवाली के आंकड़े बड़े आते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर में बेचने के मूड में है और फिर बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, सपोर्ट के करीब है। अब सपोर्ट कहाँ है? 14,850, 14,925। अब ये सोमवार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और असली कमजोरी और फ्रेश कमजोरी, नई कमजोरी तभी मिलेगी जब इस रेंज को तोड़कर बाजार नीचे बंद हो और ऊपर की तरफ 15,175 से 15,250, ये वो रेंज है जिसमें आपको सप्लाई आनी है बाजार में। इस रेंज पर आपको रखनी है नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,800, 35,000, ये परफेक्ट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, जहां बैंक निफ्टी पहुंच रहा है। और ऊपर में 36,000, 36,100, ये ऊपरी रेंज है जहां पर सोमवार के लिए आपको दिखेगी रुकावट। लेकिन एक चीज साफ है, उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी, दिन भर का एक्शन, ओवरनाइट गैप से ऊपर या नीचे खुलना, ये अगले हफ्ते भी बंद नहीं होने वाला है। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो ये झेल सकते हैं वोलेटिलिटी दिन के दौरान भी और ओवरनाइट भी, तो ट्रेडिंग पोजीशन रखें। अदरवाइज जितनी कम रखें उतना आपके लिए ठीक है। थोड़े मार्केट वोलेटाइल है, या फिर अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जिनको कॉन्ट्रा ट्रेड करना आता हो कि मजबूती में ऊपर बेच देंगे हिम्मत करके और कमजोरी में नीचे में हिम्मत करके खरीदेंगे, जो आसान काम नहीं है, तो ही ट्रेडिंग करें। अदरवाइज कैश के स्टॉक्स में सेलेक्टिवली धीमे धीमे थोड़ा सा खरीदें, ये ज़्यादा आपके लिए ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समय है क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है ज़्यादा और सावधानी रखनी ज़रूरी है आपके लिए। तो ये आपके लिए पूरी स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं बाजार में, तब आपके लिए कहां पर मौके हैं, ये संदीप जी बताएंगे। संदीप जी बताएं सर, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में क्या है और कहां पर पैसा लगाना चाहिए? जैसा अभी अनिल जी ने कहा कि देखिए कॉशियस रहना जरूरी है, काफी चॉपीनेस बढ़ी है मार्केट में, वॉलेटिलिटी बहुत है। तो स्टॉक में वैसा चुन के लाया हूं कि मार्केट्स भले ही किस भी लेवल पे हो, मगर वो स्टॉक हमें मिल रहा है अगस्त सितंबर के लेवल्स पे। और सबसे बढ़िया बात, उसमें भी एक एमएनसी क्वालिटी का स्टॉक, बहुत ही रोबस्ट बिजनेस मॉडल वाला स्टॉक और जीरो डेट वाला स्टॉक, एंड दैट इज इक्रा लिमिटेड।
देखिए इस सेगमेंट से मैंने क्रिसिल भी पहले रेकमेंड किया इसी शो में, और अब इकरा लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, मूडीज ने इस कंपनी को प्रमोट किया है, और आप देखिए जो वैल्यूएशंस है और जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 20% के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 15%, पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर करीब 11% के लगभग, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो ओपीएम है, ओपीएम बहुत बढ़िया है, पिछले दिसंबर क्वार्टर में करीब 31% के लगभग हुई है, जो पहले 25% 21% थी जून और सितंबर क्वार्टर में, और इंपॉर्टेंटली जीरो डेट कंपनी है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है बोलने की, और दिसंबर 19 में 22 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर 20 में 24 करोड़ का पैट है। तो कंपनी पिछले 2 क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट अब दिसंबर क्वार्टर हैज बीन वेरी गुड एंड मार्च बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ओवरऑल इस स्टॉक को बिल्कुल यहाँ पे लेना चाहिए इन लेवल्स पे, फैंटास्टिक पेरेंटेज, फैंटास्टिक पेडिग्री, और एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है इस इंडस्ट्री में, सिर्फ 3 प्लेयर्स है लिस्टेड में और 2-3 प्लेयर्स अनलिस्टेड स्पेस में होते हैं, तो मुझे लगता है इक्रा इज नंबर 2 कंपनी एंड बिल्कुल इस सेगमेंट की एक बहुत बढ़िया कंपनी है, यहां से ले, और करीब 3200 तक के टारगेट्स के लिए इस कंपनी को 6 से 9 महीने की अवधि के लिए लिया जाए। ओके, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म का निवेश जहां पर आप पैसा लंबे समय के लिए लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का मार्केट के बारे में डिटेल में बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि अगले हफ्ते का मार्केट कैसा रहेगा और लंबे समय में कहां पर निवेश कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।